हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। ये जो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप एग्जाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखो क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट डिफाइंस डेरिवेटिव। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि डेरिवेटिव को अच्छी तरीके से डिफाइन करती है। सबसे पहले डेरिवेटिव है क्या, उसका यहाँ पर मतलब समझते हैं। डेरिवेटिव का मतलब समझते हैं। तो डेरिवेटिव बेसिकली एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि इसलिए किया जाता है ताकि हमारी एसेट्स के प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है उसको हम हेज कर पाए, उसको हम मैनेज कर पाए। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, हमारा एक ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन है, ठीक है। ए पर्सन यहाँ पर कार बना के मार्केट में सेल करता है। तो इस समय मान के चलो ये जो कार है इसकी प्राइस कितनी है, यहाँ पर 5 लाख रुपए, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है, यहाँ पर 4 लाख रुपए आती है। क्लियर है? तो जो एक पर्सन है वो यहाँ पर 4 लाख रुपए कॉस्ट के साथ 1 लाख प्रॉफिट कमाता है जब वो 5 लाख की कार यहाँ पर बेचता है। पर फ्यूचर में हो सकता है इस कार के प्राइसेस जो है वो कम हो जाए, जैसे कि इस कार के प्राइसेस 3 लाख हो जाए। तो इस केस में इसे क्या हो जाएगा, 1 लाख प्रॉफिट होने के बजाय 1 लाख रुपए लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी एसेट्स है उनके प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आने की वजह से हमें लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए, हेज करने के लिए इसने क्या किया, बी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कहा कि देखो मैं कार बना के मार्केट में सेल करता हूं, मैं आपको 1 साल बाद 400 कार्स 5 लाख रुपए के प्राइस पे जो है सेल करूंगा और आपको खरीदना पड़ेगा। तो बी पर्सन इसको यहाँ पर मान जाता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो ए पर्सन यहाँ पर रिस्क फेस कर रहा था एसेट के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होने का, वो उसको यहाँ पर इसने हेज कर दिया। तो इनके बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कहते हैं। अब हमारे प्राइसेस के जो कार है उनके प्राइसेस अगर कम भी हो जाए तब भी इसे यहाँ पर लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसने यहाँ पर बी को 5 लाख रुपए की कार जो है वो बेचेगा और 1 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कमाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या करिए, दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट whose value is derived from an underlying asset or group of asset। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ना बिल्कुल डिफाइन करती है। क्यों करती है? तो देखो जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसकी अपने आप में कोई भी वैल्यू नहीं होती, बल्कि इनकी जो वैल्यू होती है वो डराइव होती है उस एसेट से जिनके लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया गया होता है। जैसे कार हमारी एसेट थी, ठीक है, इसके लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया गया, तो ये जो कार की वैल्यू है और उसके प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन आने के चांसेस है उसके बेस पर हमारा जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमाइन होगी। क्या होगी? वैल्यू जो है डिटरमाइन होगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद दे आर यूज्ड टू मैनेज रिस्क, स्पेकुलेट ऑन प्राइस मूवमेंट्स एंड प्रोवाइड लीवरेज इन फाइनेंशियल मार्केट। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रिस्क को मैनेज करने के लिए, स्पेकुलेशन करने के लिए। अब जो बी पर्सन था वो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तरीके से स्पेकुलेशन कर रहा है, ठीक है, और मार्केट में लीवरेज भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट डिफाइन करती है। उसके बाद द डेरिवेटिव डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट वैल्यू देमसेल्फ। तो मैंने अपने आप अभी आपको बताया
कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट की अपने आप में कोई भी वैल्यू नहीं होती, बल्कि इनकी जो वैल्यू होती है वो उस एसेट पे डिपेंड करती है और उसके प्राइसेस में जो मूवमेंट्स होंगी फ्यूचर में उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर डेरिवेटिव को प्रॉपर तरीके से जो है डिफाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें से हमारा कौन सा यहाँ पर डेरिवेटिव का फंक्शन नहीं होता है। पहला, हेजिंग अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन इन अंडरलाइंग एसेट, तो ये बिल्कुल हमारा फंक्शन होता है। हमारी जो एसेट है उसकी प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उससे जो रिस्क अराइज होता है उसको हेज करने के लिए हम यूज करते हैं, बिल्कुल। इट इंप्रूव्स लिक्विडिटी ऑफ द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट है, यहाँ पर एसेट लिख लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, जो अंडरलाइंग एसेट है ना उसकी लिक्विडिटी को इंप्रूव करता है, क्योंकि उसके साथ जो रिस्क जुड़ा हुआ था वो अब यहाँ पर कहीं किस हद तक हमने मैनेज कर लिया है, तो आसानी से हम इसको सेल कर सकते हैं। ट्रांसफरिंग रिस्क फ्रॉम रिस्क अवर्स टू रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं और एक वो होते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बेसिकली रिस्क अवर्स, जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते वहां से रिस्क को ट्रांसफर कर देता है रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर के पास जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। जैसे ए रिस्क लेना पसंद नहीं करता था वो रिस्क अवर्स हुआ, बी को रिस्क लेना पसंद है तो वो रिस्क टॉलरेंट हुआ। तो जो ए का रिस्क था वो हमने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जरिए बी पे जो है वो ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी हमारा फंक्शन होता है। गारंटिंग प्रॉफिट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर प्रॉफिट की गारंटी देना, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन टू एलिजिबल पार्टीज विद और विदाउट द यूज ऑफ इंटरमीडिएरी एंड विदाउट गोइंग थ्रू एक्सचेंज इज नोन एज। ठीक है, एक ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो कि डायरेक्टली दो एलिजिबल पार्टीज के बीच में होता है, हमें किसी भी एक्सचेंज में जाने की जरूरत नहीं है और हमें इंटरमीडिएरी की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, पर हम यूज कर सकते हैं, पर ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑप्शन है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव या फिर डेरिवेटिव ट्रेडिंग मार्केट, तो ऑप्शन ए ओवर द काउंटर डेरिवेटिव इज द करेक्ट आंसर। हमारे जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव और एक होता है हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव के अंदर जो हमारी पार्टीज होती हैं जो यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट को खरीद रही है बेच रही है, वो आपस में बैठकर कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फिक्स करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव की सेल परचेज जो है वो करते हैं। हमें किसी भी एक्सचेंज में जाने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो ज्यादा स्टैंडर्डाइज भी नहीं होती है। उसके बाद है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव ये यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि ये जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं इसको हम एक्सचेंज के थ्रू ही यहाँ पर बाय और सेल जो है वो कर सकते हैं और इनकी जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो भी यहाँ पर फिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज एन अरेंजमेंट फॉर फाइनेंसिंग अ कंपनीज बिजनेस इन अ बिजनेस वुड सेल इट्स अकाउंट रिसीवर्स टू अ थर्ड पार्टी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स। ठीक है, तो एक ऐसी फाइनेंशियल अरेंजमेंट जहां पर जो कंपनी है वो अपने अकाउंट रिसीवर्स को किसी थर्ड पार्टी को सेल करके अपनी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स है, शॉर्ट टर्म फंड्स की जो नीड्स है उनको यहाँ पर फुलफिल करती है। ऑप्शन है फैक्टरिंग, फीचरिंग, फंडिंग सिस्टम या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन है फैक्टरिंग इज अ करेक्ट आंसर। अब फैक्टरिंग काम कैसे करता है तो इसको समझने के लिए पहले आप अकाउंट रिसीवेबल समझ लीजिए कि अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो बिजनेस के अंदर जब भी हम प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल करते हैं तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक होती है कैश सेल्स और एक होती है क्रेडिट सेल। जब आप कैश सेल्स करते हो तो इमीडिएटली आपको कैश यहाँ पर मिल जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप क्रेडिट सेल करते हो यानी कि उधार पे जब सामान बेचते हो तो सामान तो अभी बेच देते हो पर पैसा आपको कुछ टाइम के बाद मिलता है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर 3 महीनों के बाद, तो 3 महीने जहां पर आपको पैसा नहीं मिला है तो आपको क्या हो जाता है, फंड्स की कमी हो जाती है, तो वहां पर हम यूज करते हैं फैक्टरिंग का, जिसके अंदर ये जो अकाउंट रिसीवर्स है यानी कि 3 महीने बाद जो भी हमें पैसा मिलना है जो भी हमने क्रेडिट सेल की है उसके अगेंस्ट, तो इस अकाउंट रिसीवर को सेल कर देते हैं थर्ड पार्टी को और वहां से फंड जो है वो अरेंज कर लेते हैं। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझाना चाहूँ तो मान के चलो एक ए पर्सन है, बी पर्सन है, ठीक है, इसने यहाँ पर 50,000 रुपए की यहाँ पर क्रेडिट सेल की, इसके पास अकाउंट रिसीवेबल है, अब इसको फंड की जरूरत है तो ये बी पर्सन के पास जाता है और ये जो अकाउंट रिसीवेबल है उसकी सेल कर देता है। ठीक है, बी पर्सन अपना थोड़ा सा डिस्काउंट काट कर इमीडिएट पेमेंट जो है ए पर्सन को कर देता है, जैसे मान के चलो 45,000 जो है 5,000 डिस्काउंट हो गया, 45,000 इमीडिएट पेमेंट ए पर्सन को बी पर्सन कर देता है, तो ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम फैक्टरिंग जो है वो कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, इन रिकोर्स फैक्टरिंग हु बियर्स द रिस्क ऑफ बायर नॉट पेइंग द इनवॉइस। ठीक है, अगर हम रिकोर्स फैक्टरिंग की बात करें तो अगर बायर यहाँ पर पेमेंट नहीं करता है इनवॉइस का तो वो जो रिस्क है लॉस का वो कौन बियर करता है,
तो इसका आंसर करने से पहले हमें टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग के बारे में यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो पहली जो हमारी टाइप है वो है रिकोर्स फैक्टरिंग, ठीक है। रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर जो नॉन पेमेंट ऑफ इनवॉइसेस का रिस्क है वो बियर करता है सेलर, यानी कि जो हमारा क्लाइंट है, जो कंपनी है, वो यहाँ पर रिस्क को बियर करती है। रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर हमारा जो कंपनी है यानी कि जो सेलर है वो क्या करता है, इनवॉइसेस को सेल करता है, किसे, हमारे फैक्टर को। क्या करता है, हमारे फैक्टर को, यानी कि जो थर्ड पार्टी उसे हम फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब देखो इनवॉइसेस की जो पेमेंट है वो फैक्टर कलेक्ट करता है किससे, बायर से, जैसे ही टाइम पूरा हो जाता है। जैसे कि अगर 3 महीनों का टाइम है तो 3 महीने बाद फैक्टर जाएगा बायर के पास और पेमेंट लेगा। अगर किसी केस में जो बायर है वो पेमेंट करने से मना कर देता है या फिर डिफॉल्ट कर देता है, तो रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर फैक्टर के पास राइट होता है कि जो भी पैसा उसने कंपनी को दिया था, क्लाइंट को दिया था, वो पैसा यहाँ पर रिकवर जो है वो कर सके। इसीलिए जो रिस्क है वो कौन बियर करता है, हमारा जो क्लाइंट है, सेलर है, वो यहाँ पर रिस्क को बियर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर। तो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर जो रिस्क है नॉन पेमेंट का वो बियर करता है फैक्टर, यानी कि अगर मान के चलो हमारा जो कंपनी है उसने नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर एंटर किया है, यानी कि इस अरेंजमेंट के अंदर उसने इनवॉइस को सेल किया, तो जैसे ही कंपनी इनवॉइस को सेल कर देती है तो कंपनी बिल्कुल फ्री हो जाती है। पैसे को रिकवर करने का जो काम होता है वो फैक्टर करता है, और अगर बाई चांस बायर डिफॉल्ट कर देता है तो जो रिस्क है बैड डेट का वो भी यहाँ पर फैक्टर ही बियर करता है, यानी कि लॉस वही बियर करता है। अगर हम डोमेस्टिक फैक्टरिंग की बात करें तो डोमेस्टिक फैक्टरिंग बेसिकली यहाँ पर तब यूज की जाती है जब सेल्स जो है वो विद इन इंडिया की जाती है, यानी कि एक ही देश के अंदर की जाती है, बायर और सेलर एक ही देश के होते हैं तब, ठीक है। डोमेस्टिक फैक्टरिंग के अंदर जो पेमेंट है वो मैक्सिमम 80% की जाती है, यानी कि आप इनवॉइस लेके जाओगे तो उसका जो 80% है वो आपको यहाँ पर पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी का पैसा बाद में किया जाएगा। और जो क्रेडिट पीरियड मैक्सिमम है वो कितना है, 150 डेज का। कितना है, 150 डेज का। इंटरनेशनल फैक्टरिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बायर और सेलर है तो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जो फैक्टरिंग के अंदर क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर होता है कंट्री का, वो यहाँ पर इनवॉइस सेल करता है फैक्टर को। जो फैक्टर है फिर वो पैसा जो है वो कलेक्ट करता है किससे, हमारे बायर से, जो कि किसी और कंट्री के अंदर होता है। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर हमारी यूएसए है और यहाँ पर हमारा इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया यूएसए के अंदर, यानी कि इंपोर्टर इंपोर्टर यूएसए का है, एक्सपोर्टर इंडिया का है, ठीक है। तो इस केस में जो क्रेडिट सेल यहाँ पर इंडिया ने की है यूएसए के अंदर जो पर्सन है उसको, वो हमारे यहाँ पर अब यहाँ पर जो फैक्टरिंग की जाएगी वो हमारी इंटरनेशनल फैक्टरिंग की जाएगी। इंटरनेशनल फैक्टरिंग के अंदर ना हमारे दो फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, एक एक्सपोर्ट फैक्टर जो कि एक्सपोर्टर की कंट्री में होता है, और एक इंपोर्ट फैक्टर जो कि इंपोर्टर की कंट्री में होता है। वो पैसा कलेक्ट करने का काम भी इंपोर्ट फैक्टर ही यहाँ पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरनेशनल फैक्टरी रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, जो हमारी इंटरनेशनल फैक्टरी है वो किसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर चाहती है। पहला, ओनली वन फैक्टरिंग कंपनी, ए सेलर, ए बायर, ए फैक्टर, एन एक्सपोर्टिंग फैक्टर एंड इंपोर्टिंग फैक्टर, ए गवर्नमेंट एजेंसी टू अप्रूव द ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। तो इंटरनेशनल फैक्टरिंग के अंदर दो फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपोर्टिंग फैक्टर और इंपोर्टिंग फैक्टर, ठीक है। काम मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है, एक्सपोर्ट फैक्टर एक्सपोर्टर के साथ डील करेगा और इंपोर्ट फैक्टर हमारा इंपोर्टर के साथ डील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेंचर कैपिटल प्राइमरी इन्वेस्ट इन विच टाइप ऑफ कंपनी। हमारा जो वेंचर कैपिटल होता है वो किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करता है। पहला, एस्टैब्लिश एंड प्रॉफिटेबल कंपनीज, अर्ली स्टेज स्टार्टअप कंपनीज विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल, कंपनीज एक्सपीरियंस फाइनेंशियल डिफिकल्टी, या फिर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेंचर कैपिटल बेसिकली यहाँ पर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कि अपने अर्ली स्टेज में होती है, यानी कि जिसको अभी अभी स्टैब्लिश किया होता है और उनमें फ्यूचर में ग्रोथ करने का काफी ज्यादा पोटेंशियल होता है, ठीक है। जनरली देखो जब कोई कंपनी नई होती है तो उसमें कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, बैंक भी यहाँ पर लोन देना नहीं चाहता है। इस चीज को देखते हुए वेंचर कैपिटल यहाँ पर एक अहम भूमिका निभाता है इन कंपनी की डेवलपमेंट करने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट प्राइमली एम टू प्रॉफिट फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू। अब वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, तो वेंचर कैपिटल, जो वेंचर कैपिटल यहाँ पर इन्वेस्ट करता है अर्ली स्टेज कंपनी में, तो जो इन्वेस्टर होते हैं जो इन अर्ली स्टेज कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनको हम वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो कहते हैं। तो ये प्रॉफिट यहाँ पर कैसे कमाते हैं, तो ऑप्शन ये कह रहा है कि जो जो ये लोन प्रोवाइड करते हैं इनके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है उससे प्रॉफिट कमाते हैं, या फिर एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ देयर इक्विटी होल्डिंग, डिविडेंड पेड आउट बाय स्टार्टअप, या फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो जब कोई कंपनी अपने स्टार्टिंग फेज में होती है तो उसका जो प्राइस होता है, उसके इक्विटी का जो प्राइस होता है वो कम होता है, तो हमारे जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं कम प्राइस पे जो है वो परचेज कर लेते हैं, ठीक है।
और जैसे ही वो कंपनी ग्रोथ करती है तो इक्विटी के जो प्राइसेस है वो हाई हो जाते हैं, जिससे वो प्रॉफिट जो है वो कमाते हैं। जैसे अगर उन्होंने 50 का खरीदा था, जब ग्रोथ होगी तो उसकी हो सकता है वैल्यू 5,000 हो, तो यहाँ पर वो प्रॉफिट जो है वो कमा लेते हैं। तो जो इक्विटी होल्डिंग होती है उसमें जो एप्रिसिएशन होता है, उसकी वैल्यू में जो एप्रिसिएशन होता है, उससे मेन प्रॉफिट जो है वेंचर कैपिटलिस्ट कमाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंस? इसमें से कौन सा हमारा फीचर होता है वेंचर कैपिटल फाइनेंस का? पहला, वेंचर कैपिटल इज प्रोवाइडेड लार्जली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। तो ये बिल्कुल हमारा फीचर होता है। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो इक्विटी शेयर्स में करते हैं, यानी कि जो कंपनीज है उसके इक्विटी शेयर्स जो है वो यहाँ पर बाय कर लेते हैं। द वेंचर कैपिटलिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द डे टू डे मैनेजमेंट। जो डे टू डे मैनेजमेंट होती है कंपनी की, नई कंपनी की, उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये भी हमारा फीचर होता है। हालांकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, ठीक है, वो रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। पर जो डे टू डे मैनेजमेंट होती है फंक्शंस की, वो यहाँ पर नहीं करते। वो प्रमोटर जो कंपनी का होता है वो खुद से ही करता है, ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करते हैं। दे आर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट मेड विद इंटेंशन ऑफ मेकिंग हाई प्रॉफिट। तो बिल्कुल ये भी फीचर होता है। ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि देखो कोई नई कंपनी है, उसके फेल होने के भी चांसेस होते हैं। अगर आपने पैसा लगाया, हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट ठीक ही ना हो और वो फेल हो जाए, जो सोचा था वैसा ना हो, तो सारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं और ये इससे हमें ज्यादा प्रॉफिट भी मिलता है। वेंचर कैपिटलिस्ट डज इंटेंड टू रिटेन द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्टिंग कंपनी फॉर एवर। जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो हमेशा के लिए अपना पैसा जो है वो इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर रखना चाहता है। तो ऐसा गलत है क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उस कंपनी से निकल जाते हैं, यानी कि उस कंपनी में अपने शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट कमाकर किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे वेंचर कैपिटल फाइनेंस के, वेंचर कैपिटल फाइनेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज इंक्लूडेड इन अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है, मतलब ऐसी स्टेज है जो कि अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग के अंदर इंक्लूड की जाती है? ठीक है, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग क्या है? जब हम बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो उसको चलाने के लिए जो हमने फाइनेंस प्रोवाइड किया है अर्ली स्टेज के अंदर। पहला सीड कैपिटल स्टेज, स्टार्टअप स्टेज, सेकंड राउंड फाइनेंसिंग और एक्सपेंशन फाइनेंस। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ये तीन हमारे यहाँ पर अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग के अंदर आते हैं और ये जो है एक्सपेंशन फाइनेंस, ये लेटर स्टेज फाइनेंसिंग के अंदर आता है। अभी इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले बात करते हैं सीड कैपिटल स्टेज। सीड कैपिटल स्टेज के अंदर फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। देखो, जब कोई कंपनी आती है तो उसके पास एक कॉन्सेप्ट होता है, आइडिया होता है, प्रोसेस होता है, कोई मतलब किसी प्रोडक्ट के बारे में मतलब किसी प्रोडक्ट के बारे में आइडिया होता है। अब हमें क्या करनी होती है? रिसर्च करनी होती है। हमें यहाँ पर टेस्ट करना होता है कि ये जो आइडिया है वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है, यानी कि जो प्रोडक्ट हमने सोचा था क्या रियलिटी में हम उसको बना भी पाएंगे कि नहीं। इसके लिए थोड़ी रिसर्च पे खर्च करना पड़ता है और उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है सीड कैपिटल स्टेज के अंदर। और इस स्टेज के अंदर लो इंटरेस्ट बेयरिंग पर्सनल लोन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा हमारे प्रमोटर्स को। उसके बाद है स्टार्टअप स्टेज। ठीक है, जब हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट खत्म हो जाती है तब आता है प्रोडक्शन की बारी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो रेडी है, अब हमें उसे प्रोड्यूस करना है। तो प्रोडक्शन के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो स्टार्टअप स्टेज के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो फाइनेंस है वो बेसिकली इक्विटी की फॉर्म में प्रोवाइड जो है वो किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड राउंड फाइनेंसिंग। उसके बाद आता है हमारा सेकंड राउंड फाइनेंसिंग। अब जैसे एक प्रोडक्ट हम बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो हम उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। पर क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अभी नया है, ठीक है, नया है, लोगों के बीच में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो उसकी सेल्स इतनी ज्यादा नहीं होती कि हम प्रॉफिट कमा पाए और हमें और पैसों की जरूरत होती है ताकि जब तक हम सरवाइव कर सके, जब तक हम प्रॉफिटेबल ना हो सके। ठीक है, तो सेकंड राउंड फाइनेंसिंग के लिए इसलिए पैसा दिया जाता है ताकि कंपनी जो है सरवाइव कर सके जब तक कि वो प्रॉफिटेबल ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लास्ट स्टेज ऑफ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज टू मेक एग्जिट प्लान। द वेंचर कैपिटलिस्ट में एग्जिट थ्रू। ठीक है, जो लास्ट स्टेज होता है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, लास्ट स्टेज होता है उसमें जो हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट है वो प्लान बनाते हैं कि मैं किस तरीके से एग्जिट करूं इस कंपनी से। ठीक है, तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो किस तरीकों से यहाँ पर एग्जिट कर सकता है? पहला, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बाय बैक ऑफ शेयर्स बाय प्रमोटर्स, सेल ऑफ इंटरप्राइज टू अनदर कंपनी, या फिर सेल टू न्यू वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो कंपनी से एग्जिट कर सकता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर जो हमारी कंपनी है वो अपने शेयर्स को जो है प्राइमरी मार्केट में इश्यू करती है, जिससे लोग उसको खरीदते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट अपना हिस्सा लेकर
निकल जाते हैं। बाय बैक ऑफ शेयर्स ऑफ प्रमोटर के अंदर जो हमारे प्रमोटर्स होते हैं वही यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा वापस करके उनके शेयर्स परचेज कर लेते हैं। और सेल ऑफ इंटरप्राइज टू अनदर कंपनी, इसके अंदर क्या होता है कि जो इंटरप्राइज होता है उसको किसी दूसरी कंपनी को जो है सेल कर दिया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा सेल टू न्यू वेंचर कैपिटलिस्ट, तो यहाँ पर जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो अपने शेयर्स किसी दूसरे वेंचर कैपिटलिस्ट को यहाँ पर जो है सेल करके निकल जाता है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे यहाँ पर एग्जिट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग प्रोसेस। हमारी जो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग प्रोसेस है तो इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। तो अगर हम करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो इसके लिए थोड़ा प्रोसेस हम यहाँ पर देख लेते हैं ताकि हम आंसर पहचान पाए। तो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की प्रोसेस का जो पहला स्टेप होता है वो डील ओरिजिनेशन होता है। इसके अंदर हाँ जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो फाइंड आउट करता है कि किस किस प्रोजेक्ट किस किस कंपनी में वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और डील ओरिजिनेशन के अंदर कई सारे तरीकों जैसे कि रेफरल सिस्टम हो गया, इससे यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट को पता लगता है कि वो किस किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके बाद की जाती है स्क्रीनिंग, ठीक है। जब यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट को कई सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट मिल जाते हैं तो वो उसको एग्जामिन करता है और उसमें से सिलेक्ट करता है कि किस वेंचर में उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद की जाती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के अंदर वो चेक करता है कि जो भी प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी की इवैल्यूएशन की जाती है, साथ के साथ जो एंटरप्रेन्योर है उसकी भी कैपेसिटी चेक की जाती है कि वो यहाँ पर प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाएगा नहीं कर पाएगा। उसके बाद है डील नेगोशिएशन। डील नेगोशिएशन के अंदर जब एक वेंचर कैपिटलिस्ट सिलेक्ट कर लेता है कि मुझे इस वेंचर में इन्वेस्ट करना है तो अब वो प्रमोटर के साथ, जो उस कंपनी का प्रमोटर है उसके साथ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर फिक्स करता है, यानी कि डील करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है। और जैसे ही इन्वेस्टमेंट होती है तो हमारा जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो यहाँ पर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर अपनी एक जगह बनाता है, यानी कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो करता है। उसके बाद आता है एग्जिट प्लान। तो यहाँ पे ये लास्ट स्टेज होता है जहां पर वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो कंपनी को छोड़कर चला जाता है, अपने पैसे लेकर चला जाता है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा डील ओरिजिनेशन, स्क्रीनिंग, इवैल्यूएशन, डील नेगोशिएशन, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड एग्जिट प्लान। तो ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्रेडिट रेटिंग। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि क्रेडिट रेटिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट नहीं है। पहला देखो, इट इज असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ एनी एंटिटी दैट वांट्स टू बोरो मनी। तो क्रेडिट रेटिंग बेसिकली क्या है, एक तरह का असेसमेंट है कि वो जो एंटिटी जो लोन लेना चाहती है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, जो वो पैसा लोन की फॉर्म में लेगी क्या टाइम आने पे वो उसको वापस कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्रेडिट रेटिंग इज डन बाय एक्सपर्ट ऑफ रेपुटेड एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बेसिकली यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करती है जहां पर एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं और वो यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स इन डिफिकल्ट लैंग्वेज। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो अपनी फाइंडिंग्स को डिफिकल्ट लैंग्वेज में प्रेजेंट करते हैं जिसको पढ़ना काफी मुश्किल होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपनी फाइंडिंग्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज सिंबल्स में प्रेजेंट करती है, जैसे कि ट्रिपल ए हो गया, डबल ए हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा ट्रिपल बी हो गया, डबल बी हो गया, इस फॉर्मेट में यहाँ पर समझाते हैं जिससे हम आसानी से समझ पाते हैं कि इस क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट फैक्टर्स आर टिपिकली कंसीडर्ड व्हेन असाइनिंग अ क्रेडिट रेटिंग। जब एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग असाइन करती है तो वो कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करती है। पहला देखो, इन्वेस्टर सेंटीमेंट एंड मार्केट ट्रेंड्स, द बॉर्बर्स फाइनेंशियल डाटा एंड रीपेमेंट हिस्ट्री, द पॉपुलैरिटी ऑफ बॉर्बर्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, द रिकमेंडेशन ऑफ द अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जो बॉर्बर है उसके फाइनेंशियल डाटा को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, साथ के साथ उसकी रीपेमेंट हिस्ट्री को भी यहाँ पर कंसीडर किया जाता है कि उन्होंने कौन कौन से लोन लिए थे, उसकी रीपेमेंट उसने की नहीं की, उस चीज को कंसीडर किया जाता है। उसके बाद उसको क्रेडिट रेटिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज मोस्ट एक्यूरेट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला, दे आर गवर्नमेंट एजेंसीज दैट रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दे चार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर फॉर एक्सेस टू क्रेडिट रेटिंग। तो ये भी गलत है। दे प्रोवाइड अनबाइस्ड ओपिनियन ऑन अ बॉर्बर्स एबिलिटी टू रीपे डेट। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बेसिकली एक अनबाइस्ड, बिना बाइसनेस के ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं कि जो बॉर्बर है वो यहाँ पर डेट को रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज अ
करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या है, मोस्ट एक्यूरेट है। चौथी स्टेटमेंट देखो, दे आर ऑलवेज परफेक्ट इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। इंडिया के अंदर जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, अगर हम इसकी बात करें तो पहले देखो क्राइसिल रेटिंग्स, क्रेडिट क्राइसिल रेटिंग्स लिमिटेड, इसको 1987 में बनाया गया था। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड 1995 में बनाया गया था। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड 1993 में बनाया गया था। ब्रिक वर्ल्ड रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2007 में बनाया गया था। इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसको 1986 में बनाया गया था। और एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड, इसको 2005 में बनाया गया था। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको 1991 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि इंडिया के अंदर ऑपरेट जो है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू लैंडर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर यूजर्स अबाउट द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ रेटिंग मूवमेंट इन द नियर टू मीडियम टर्म। ठीक है, तो देखो जो हमने क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर प्रोवाइड की है, हमने जो क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर प्रोवाइड की है किसी भी कंपनी को, किसी भी एंटिटी को, ठीक है, अब ये जो क्रेडिट रेटिंग है नियर या फिर मीडियम टर्म के अंदर, इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये बढ़ेगा, कम होगा, स्टेबल रहेगा, इस ये इंफॉर्मेशन को किस द्वारा प्रोवाइड की जाती है, लैंडर, इन्वेस्टर और अदर यूजर्स को। ऑप्शन ए क्रेडिट रेटिंग, रेटिंग आउटलुक, एडिशनल रेटिंग, या फिर बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रेटिंग आउटलुक इज द करेक्ट आंसर। तो रेटिंग आउटलुक हमें बताता है कि जो भी क्रेडिट रेटिंग है फ्यूचर में जाके उसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है, वो बढ़ने वाली है रेटिंग, कम होने वाली है, या फिर स्टेबल रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेटिंग आउटलुक। हमारे जो रेटिंग आउटलुक है इसके यहाँ पर कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं। पहला स्टेबल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो स्टेबल की अगर हम बात करें तो अगर किसी कंपनी को स्टेबल रेटिंग आउटलुक मिली हुई, इसका मतलब क्या है कि नियर फ्यूचर में, मीडियम टर्म के अंदर उसकी जो रेटिंग है वो स्टेबल रहेगी, उसमें ना तो रेटिंग ना तो ज्यादा होगी ना ही कम होगी। उसके बाद है पॉजिटिव, उसके बाद है पॉजिटिव। पॉजिटिव के अंदर जो रेटिंग है उसके बढ़ने के चांसेस है कि फ्यूचर में जो रेटिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। पहले अगर डबल ए है तो ये इंक्रीज होकर ट्रिपल ए हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव के अंदर रेटिंग के कम होने के चांसेस होते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर ट्रिपल ए है तो रेटिंग कम होके डबल ए भी यहाँ पर रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड विद फीस ऑफ क्रेडिट रेटिंग। अगर हम यहाँ पर फीस ऑफ क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी करेक्ट है। पहला, द इशुअर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पेज फीस टू द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। हमारा जो इशुअर होता है, इशुअर का मतलब यहाँ पर क्या है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इशू कर रहा है, यानी कि जो फंड्स बोरो कर रहा है, वो यहाँ पर फीस पे करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द इशुअर फीस कॉन्स्टिट्यूट 95% ऑफ टोटल रेवेन्यू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि हमारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना, वो अगर 100 रुपए कमाती है तो उसमें 95 रुपए कहां से वो कमाएगी, इशुअर के फीस के जरिए। CRA credit rating agency also charge annual surveillance fee to monitor the rated instrument and company। तो जो इंस्ट्रूमेंट को रेटिंग दी गई थी, कंपनी को जो रेटिंग दी गई थी, तो उसको एनुअल सर्विलेंस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए भी एक फीस जो है वो चार्ज करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी की सभी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है क्रेडिट रेटिंग के रिगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these statement is which of these is not a feature of mutual fund। इसमें से कौन सा हमारा फीचर नहीं होता है म्यूचुअल फंड का। सबसे पहले म्यूचुअल फंड होता क्या है उसका मतलब समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड बेसिकली है क्या। म्यूचुअल फंड बेसिकली है क्या, ठीक है। तो देखो म्यूचुअल फंड एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। देखो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, जैसे कि आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप किसी एजेंट को हायर कर सकते हो जो कि आपके बिहाफ पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में बेसिकली होता क्या है, म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा लिया जाता है, यानी कि रिसोर्सेज को पूल किया जाता है, फिर उन पैसे को डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। देखो जब आप खुद से यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप एक इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करोगे, 2 इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करोगे, तो वहां पर जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है, एक तरह का ट्रस्ट है, एक तरह का ट्रस्ट है जो कि यहाँ पर इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है, ठीक है, और जो भी पैसा आता है उसको डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर इन्वेस्ट जो है वो कर देता है। अब म्यूचुअल फंड ऐसा करता कैसे है, तो देखो जो म्यूचुअल फंड है वो बेसिकली एक तरह का ट्रस्ट है, तो वो क्या करता है, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स यहाँ पर इशू करता है,
और इन्वेस्टर जो है इन यूनिट्स को परचेज करता है, और जैसे ही परचेज करता है तो पैसा आता है म्यूचुअल फंड के पास, फिर म्यूचुअल फंड उसको आगे चल के इन्वेस्ट कर देता है, और उससे जो भी पैसा आता है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। और ये काफी ज्यादा अच्छी ऑप्शन आज के टाइम में यहाँ पर मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क डिवर्सिफिकेशन काफी अच्छा यहाँ पर किया जाता है और रिटर्न भी अच्छी खासी मिल जाती है, ठीक है। तो पहले देखो क्या है, अलाउ इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट देयर सेविंग अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज। तो बिल्कुल ये फीचर होता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इन्वेस्टर पैसा देता है म्यूचुअल फंड वालों को, म्यूचुअल फंड क्या करता है उसको डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देता है, जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया, हमारे यहाँ पर ओनरशिप सिक्योरिटीज हो गया, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स आर मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर हु आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। जो म्यूचुअल फंड है उसको बेसिकली प्रोफेशनल फंड मैनेजर यहाँ पर मैनेज करते हैं। देखो म्यूचुअल फंड के अंदर मैनेजर्स बैठे होते हैं जो कि हमारे पैसे को मैनेज करते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमें एक्सपर्ट सर्विसेज मिल जाती है। तो ये भी हमारा फीचर होता है। सर्टेन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर टैक्स एफिशिएंट एंड सर्व एज इनकम टैक्स शील्ड फॉर द इन्वेस्टर। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि टैक्स एफिशिएंट होते हैं, यानी कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इनकम टैक्स से यहाँ पर डिडक्शन मिल जाती है। तो ये सारे के सारे हमारे फीचर होते हैं म्यूचुअल फंड के। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी होगा। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे फीचर हैं म्यूचुअल फंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस रिलेटेड विद मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड। इसमें से कौन सा कौन कौन यहाँ पर म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड होता है। पहला स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कस्टोडियन और शेयर होल्डर। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और कस्टोडियन, ये यहाँ पर म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं। इनका अपना अपना यहाँ पर जो है वो काम होता है। अगर हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्पॉन्सर की। स्पॉन्सर का काम होता है म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करना। जैसे एक कंपनी के अंदर कंपनी को इस्टेब्लिश कौन करता है, प्रमोटर करता है, ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर म्यूचुअल फंड को कौन यहाँ पर बनाता है, स्पॉन्सर बनाता है। कौन बनाता है, यहाँ पर स्पॉन्सर बनाता है, ठीक है। अब ये जो स्पॉन्सर होते हैं वो यहाँ पर एक सिंगल स्पॉन्सर भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा स्पॉन्सर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रस्टी। अब ट्रस्टी क्या होता है, सिंपली देखो जो हमारे यूनिट होल्डर्स है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम, उनको उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन का काम जो है वो ट्रस्टी करता है। यानी कि ट्रस्टी इंश्योर करता है कि यूनिट होल्डर का जो भी पैसा है वो यहाँ पर सेफ रहे, क्या रहे, यहाँ पर सेफ रहे। और जो हमारी ट्रस्टी कंपनी होती है उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं, 2/3 डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारी जो ट्रस्टी कंपनी है उसके 3 डायरेक्टर हैं तो उसमें से 2 डायरेक्टर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए। उनके ऊपर जो स्पॉन्सर है, जो हमारा स्पॉन्सर है म्यूचुअल फंड का, उसका किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट होके जो है हमारे जो यूनिट होल्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रख सके। नेक्स्ट है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी बेसिकली जो भी पैसा है उसको डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। यानी कि जो भी फंड्स आते हैं म्यूचुअल फंड से, उस फंड्स को इन्वेस्ट करने का काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती है। और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होते हैं उसके जो 50% डायरेक्टर होते हैं, वो 50% जो डायरेक्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होने जरूरी होते हैं, यानी कि स्पॉन्सर का उनके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद है हमारा कस्टोडियन। कस्टोडियन का काम होता है जो भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसको अपनी कस्टडी में रखना। क्या करना, अपनी कस्टडी में रखना, सेव करके रखना, किसी भी तरह का नुकसान ना हो सिक्योरिटीज को, ठीक है। स्पॉन्सर का काम है म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को स्टैब्लिश करना, ट्रस्टी का काम है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करके रखना, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का काम है इन्वेस्टमेंट करना, कस्टोडियन का काम है सिक्योरिटीज को अपनी सिक्योरिटी कस्टडी में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच स्कीम अर्निंग्स ऑफ द इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो आर री-इन्वेस्टेड इन स्कीम इटसेल्फ एंड देयर इज नो पीरियोडिकल पे आउट टू द इन्वेस्टर। एक ऐसी स्कीम जहां पर इन्वेस्टर की जो पोर्टफोलियो है उससे जो भी अर्निंग मिलती है इन्वेस्टर को, उसको दोबारा से उसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर किसी भी तरह की पीरियोडिकल पे आउट इन्वेस्टर को नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन है ग्रोथ स्कीम, डिविडेंड स्कीम, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ऑन ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन है ग्रोथ स्कीम इज अ करेक्ट आंसर। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किया। क्या किया, इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किया, 10% का उसको रिटर्न मिला, कितना, 10,000 रुपए। तो फिर से ये जो 10,000 रुपए है वो इसकी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया गया। अब इसकी जो इन्वेस्टमेंट बन गई है वो 1,10,000 की बन गई है, यानी कि कोई भी पैसा इन्वेस्टर को नहीं मिला, तो इसको हम ग्रोथ स्कीम कहेंगे। एक हमारी डिविडेंड स्कीम भी होती है। डिविडेंड स्कीम के अंदर पीरियोडिक पे यहाँ पर किया जाता है। अगर एग्जांपल से समझाऊं तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टर की थी यहाँ पर इन्वेस्टर ने,
ठीक है, 10,000 रुपए का यहाँ पर रिटर्न कमाया, तो ये 10,000 रुपए डिविडेंड की फॉर्म में एक पर्सन को यहाँ पर दे दिए जाते हैं। क्या करते हैं, एक पर्सन को दे दिए जाते हैं, और ये हमारा डिविडेंड स्कीम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यू फंड ऑफर। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि न्यू फंड ऑफर के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट है। पहले देखो, इन केस ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम एक्सेप्ट ENSS स्कीम द एनपीओ शुड बी ओपन फॉर 15 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एनपीओ है क्या, एनपीओ का NFO का फुल फॉर्म है हमारा न्यू फंड ऑफर। क्या है, न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर बेसिकली एक तरह से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, यानी कि म्यूचुअल फंड जब अपनी यूनिट्स ऑफर करता है पब्लिक को, तो वो हमारा न्यू फंड ऑफर कहलाता है। जैसे कंपनी शेयर्स इश्यू करती है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू करती है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड जो है अपनी यूनिट्स को ऑफर करता है न्यू फंड ऑफर के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम की बात करें और उसमें ENSS को यहाँ पर छोड़ दें, तो जो ये हमारा एनपीओ होता है वो 15 दिनों के लिए ओपन रहता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद द मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट है डेट ओरिएंटेड एंड हाइब्रिड स्कीम शुड बी एटलीस्ट 20 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो हमारे जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स होते हैं और जो हाइब्रिड स्कीम्स होते हैं, उनकी एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो 20 करोड़ होनी चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इन अदर स्कीम इट विल बी 10 करोड़, यानी कि हमारा डेट ओरिएंटेड और हाइब्रिड स्कीम्स के अलावा बाकी की जो स्कीम्स है उसके लिए जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कितनी है, 10 करोड़ रुपीज है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ रिक्वायर्स। जो हमारा प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ, ये क्या रिक्वायर्स करता है। ठीक है, पहले बात करते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है क्या। तो देखो, जो हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पर ये जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है कि इंश्योरेंस के अंदर जो दो पार्टीज है, यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन है, ठीक है, और हमारा जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, ये बेसिकली हमारी इंश्योरेंस कंपनी हो गई। ये यहाँ पर जितने भी फैक्ट हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करे और कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाए नहीं। जैसे कि हमारा जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मान के चलो वो हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा है, तो हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को बताए। जैसे अगर मान के चलो हमारा एक पर्सन था, ठीक है, उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, उसने इंश्योरेंस करवा दी, हेल्थ इंश्योरेंस, और उसमें बताया ही नहीं कि मैंने ब्लड प्रेशर की मेरे को प्रॉब्लम है, और उसने इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक तरीके से धोखा कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंश्योर्ड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस करवाए तो सारे डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करे, सारे फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन बताए। और इंश्योरेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, किस किस केस में क्लेम मिलेगा, किस किस केस में क्लेम नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी बात यहाँ पर छुपी नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है उसके अनुसार हमारा जो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड पर्सन है उसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे को डिस्क्लोज करनी जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द प्रिंसिपल सेज दैट insurance is done only for coverage of loss, hence insured should not make any profit from the insurance contract। यानी कि हमारा एक ऐसा प्रिंसिपल जो कि कहता है कि जो इंश्योरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ लॉस को कवर करने के लिए किया जाना चाहिए, और जो इंश्योर्ड पर्सन है वो यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी से किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं बना सकता। पहला प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज अ करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हमारा कहता है कि जितना लॉस हुआ है सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा यहाँ पर दिया जाएगा इंश्योर्ड पर्सन को। जैसे अगर मान के चलो 5 लाख रुपए की यहाँ पर पॉलिसी थी एक कार की यहाँ पर, ठीक है, और कार का हो गया एक्सीडेंट, तो लॉस जो हुआ 3 लाख रुपए का है। तो जो हमारा प्रिंसिपल इंडेमनिटी है वो कहेगा कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए ही यहाँ पर दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि पूरे 5 लाख रुपए दिया जाए और 3 लाख वो लॉस को कवर करने के लिए और 2 लाख का उसने प्रॉफिट कमाना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जितना लॉस होगा उतना ही पैसा यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पर एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना को। पहला, इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। बिल्कुल यहाँ पर ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम बेसिकली ऐसी स्कीम होती है जहां पर पर्सन की लाइफ का इंश्योरेंस करवाया जाता है, यानी कि अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तब यहाँ पर उसकी फैमिली को जो है वो क्लेम जो है वो मिलता है। ठीक है,
अब ये जो स्कीम है वो अवेलेबल है 18 से लेकर 50 साल के लोगों तक, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द लाइफ कवर इज अवेलेबल 2 लाख रुपीज, जो लाइफ कवर है यानी कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर कवर मिलेगा। और ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 1 साल के लिए यहाँ पर वैलिड होती है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 जून से लेकर 31 मई तक होता है, तो ये भी करेक्ट है। रिस्क कवरेज जो है स्कीम के अंदर 2 लाख रुपए इन केस ऑफ डेथ किसी भी रीजन की वजह से, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना का। तो प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना है क्या, पहले वो समझ लो। तो ये एक तरह का हमारा जनरल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। मतलब किसी पर्सन का अगर मान के चलो एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपाइज हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तब उसको यहाँ पर क्लेम जो है वो मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो, द इंश्योरेंस कवर इज अवेलेबल 2 लाख रुपीज फॉर 1 ईयर, बिल्कुल सही है, इंश्योरेंस कवर 2 लाख रुपए तक का होता है। और टाइम पीरियड भी सही है, 1 जून से लेकर 31 मई तक ईच ईयर। और जो रिस्क कवरेज है वो 2 लाख रुपए का है। अगर मान के चलो किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, फुल डिसेबिलिटी हो जाती है, तब उसको 2 लाख रुपए मिलेगा। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। और जो प्रीमियम है वो कितना है 20 पर एनम। तो ऑल ऑफ द इज करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होती क्या है, पहले ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसके अंदर हमें एक फिक्स टर्म के लिए लाइफ कवरेज जो है वो मिलती है, फिक्स टर्म के लिए लाइफ कवरेज मिलती है, जैसे कि 30 से 40 साल, 30 से 40 साल। जैसे अगर मान के चलो एक पर्सन है ए, उसने यहाँ पर इंश्योरेंस करवाई है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, और उसको 80 साल तक का यहाँ पर कवर मिला, यानी कि 80 साल में अगर उसकी डेथ हो गई तब क्लेम उसकी फैमिली को मिलेगा। अगर वो क्या 80 साल से एक भी दिन आगे बढ़ गया तो उसका जो क्लेम है वो अब उसे यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, और जैसे ही वो साल खत्म हो जाएगी तो आपकी प्रोटेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। इट टर्मिनेट्स विद नो मेच्योरिटी वैल्यू। ये जो हमारी टर्म लाइफ इंश्योरेंस है वो किसी भी तरह की मेच्योरिटी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती है अगर ये टर्मिनेट होती है। टर्मिनेट होने का मतलब कि जब आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, डेथ हो जाएगी, तब तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फेस अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज पेबल ओनली इफ द इंश्योर्ड डेथ। जो फेस अमाउंट है पॉलिसी की वो तभी मिलेगी अगर हमारा जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाएगी, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद है इट इज एन इंश्योरेंस प्लान दैट ऑफर्स डुअल बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ कवर। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा फीचर है वो किसका होता है, हमारा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का होता है, यूएल यूएलपीआई यूएलआईपी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है वहां पर आपको डुअल बेनिफिट मिलता है, पर यहाँ पर आपको डुअल बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे टर्म लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए, जैसे कि हमने डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा, हमने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ा, क्रेडिट रेटिंग के बारे में पढ़ा। तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके यहाँ पर पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो फटाफट से एक बारी चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका डाउट फिर भी रहता है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देते हैं, कर सकते हो, वहां पर आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। क्लियर है, और अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। और ये जो क्वेश्चन वीडियोस है वो इस तरीके से प्रिपेयर किए जा क्वेश्चन वीडियोस इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपका सारा जो सिलेबस है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो भी यहाँ पर अच्छे से क्लियर करवाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGT।
तो फटाफट से ना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।